हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर रीडिंग लेसन 3 ऑफ हिमाचल की लोक संस्कृति एंड योग। तो इसका नाम है हिमाचल प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेसन है ये है हमारा जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद हिमाचल कैसा था और उसकी हालत कैसी थी, उसकी हालत में धीरे धीरे कैसे सुधार आया और कैसे यहाँ के लोग जो थे वो समृद्ध बने और भारत की सरकार ने यहाँ के लोगों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किया। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेसन में हम जो हाईलाइट करा हुआ है वही पढ़ेंगे, क्योंकि वही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बाकी तो एक्सप्लेनेशन होती है उसकी और आपने ये पूरा लेसन पढ़ लेना है। हाईलाइट की हुई लाइंस आपने भी अंडरलाइन करनी है, क्योंकि यहीं से आपके वन वन वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से आते हैं आपके। तो शुरू करते हैं। अस्तित्व में आने से पहले हिमाचल प्रदेश छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, जिनमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब हिमाचल बनना शुरू हुआ था 1948 में, तो उससे पहले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे हिमाचल के। हिमाचल नहीं था तो उसकी जो छोटी छोटी रियासतें थी वो थी, और उसके जो राजा हुआ करते थे वो मैक्सिमम अनपढ़ हुआ करते थे। अगर कहीं का राजा अनपढ़ हो तो वहाँ की जनता भी अनपढ़ होती है, जिसकी वजह से कुछ प्रगतिशील रियासतों को छोड़कर जिनमें हाई स्कूल तक शिक्षा का प्रबंध था, शिक्षा के प्रबंध भी नगण्य थे। मतलब जो डेवलप एरिया थे वहीं पर एजुकेशन थी और बाकी एरिया जो थे वो एजुकेशन के लिए जीरो थे। फिर हम अंडरलाइन किए हुए पढ़ेंगे। 1952 ईस्वी में सरकार के गठन के बाद विकास कार्य आरंभ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि 1948 में हिमाचल बनना शुरू हुआ था। 1950-51 में यहाँ पर वोटिंग हुई थी। 1952 ईस्वी में सरकार के गठन के बाद विकास कार्य आरंभ हुए। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार सारे देश की भांति यहाँ भी पंचवर्षीय योजना को विकास का माध्यम बनाया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य सारे देश में अधिक उत्पादन करके नवीनीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय लाना था, ताकि जनता का रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके। पहला प्रश्न है आपका कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं जब किसी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार जब 5 सालों के लिए उस एक कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती है, उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, उसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। तो जब 1948 में हिमाचल का गठन होना शुरू हुआ था, 1950-51 में यहाँ पर पहली बार वोटिंग हुई, 1952 में सरकार बनी थी, तो केंद्र ने जैसे पूरे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी तो वो हिमाचल में भी उनको लागू किया। फिर उसके लागू करने से क्या क्या फायदे हुए, उससे हमारी शिक्षा, कृषि, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन, बागवानी, वनीकरण, जल विद्युत, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग, परिवहन, सड़क निर्माण आदि में बहुत प्रगति हुई। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा हिमाचल कहाँ स्टैंड करता था और जब ये नीतियाँ पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई तो उससे हमारे हिमाचल में कितना विकास आया। तो पहला है हमारा कृषि कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, जिसकी 91% जनसंख्या लगभग गांव में रहती है और लगभग 70% लोगों का कृषि व्यवसाय है। विशेष जानकारी में पढ़ेंगे हम कि कृषि का संबंध सीधा भूमि से है। जहां तक भूमि जोतने वालों के अधिकार का प्रश्न है, सन 1950 ईस्वी से पहले यहाँ काश्तकारों की स्थिति भी दयनीय थी। उन्हें भूमि संबंधी समुचित अधिकार नहीं थे और भूस्वामी जब चाहता उनसे जमीन छुड़ा सकता था। कई बार तो इतना अनाज तक टैक्स के रूप में मांग लिया जाता था जो उगाए गए अनाज से कहीं अधिक होता था, और काश्तकारों की परिवार पूरा साल जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी भूखा रहता था। तो पहले हिमाचल में क्या था कि जो एक गांव का जमींदार होगा उसके पास सारे गांव की ज़मीन होती थी और लोग उस पर काम करते थे, पीढ़ियां बीत जाती थी काम करते हुए, लेकिन वो ज़मीन जो थी वो ज़मींदार की रहती थी और किसान जो था सिर्फ एक काम ही करता था। तो उसको सुधारने के लिए सबसे पहले क्या काम किया गया, तो वो था सन 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब मुजारियत अधिनियम 1952 पारित किया गया, जिसके अनुसार भूस्वामी लगान के रूप में अधिकतम पैदावार का केवल 1/4 भाग ही ले सकता था। वर्ष 1953 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमींदार उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम पारित किया, जो 25 जनवरी 1955 में लागू हुआ। वर्ष 1972 में और उसके बाद सरकार ने सुधार लाने वाले कई विधेयक पारित किए, जिनमें सबसे फेमस है आपका हिमाचल का मुजारित व भूमि सुधार अधिनियम 1972। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोग काफ़ी समय से खेती कर रहे थे जो एक स्थान पर, वो जो जगह थी वो उन लोगों को दे दी गई। जमींदारों से जगह लेकर जो किसान उसी ज़मीन पर कई सालों से काम कर रहे थे वो ज़मीन उनकी हो गई। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुजारित वो भूमि सुधार अधिनियम कब हुआ था, वो 1972 हुआ था। इससे हमारे किसानों की दशा जो थी वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार हुआ था। उसके बाद एक और है
हिमाचल प्रदेश ग्राम श्यामलात भूमि 1974 में लागू किया गया, जिसके अनुसार श्यामलात भूमि में 50% भूमि जो है गांव के साझे उपयोग के लिए सुरक्षित कर दी गई और शेष सरकारी स्वामित्व में रही, जिसके बाद भूमिहीनों में बांटा गया। तो क्या था कि जो श्यामलात श्यामलात जो गवर्नमेंट लैंड होती है उसका भी 50% जो है वो लोगों को दे दिया गया ताकि वो वहाँ पर उसको यूज़ कर सकें। आज़ादी से पहले जमींदारी प्रथा का चलन था, जिसके तहत कुछ ही लोग भूमि के स्वामी थे। तो मैंने आपको पहले बताया कि जमींदार के पास ज़मीन होती थी और बाकी जो किसान होते थे वो एज अ मजदूर उनके पास काम करते थे। फिर नेक्स्ट अंडरलाइन लाइन है कि 1978 में कांगड़ा जिले के पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये जीके का क्वेश्चन है कि पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कब बनी है, वो है 1978 में। और उसके बनाने के बाद हमारी कृषि में बहुत सुधार हुआ, जिससे हमारे कृषि संबंधी उपकरण, श्रेष्ठ बीज, उर्वरक, खाद, पौधों को बीमारी से बचाने के लिए दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाई गई। ये जो पूरा पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कृषि के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को किन 4 खंडों में विभाजित किया गया है? तो ये 4 खंड हैं, आप यहीं से क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि प्रदेश में हरित क्रांति लाने और प्रदेश को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। तो इसमें क्या था, शाहनगर परियोजना कांगड़ा की है और बलद्वाड़ा परियोजना जिला मंडी के हैं, ये आपने याद रखना है। अब सिंचाई क्यों की गई उसको हम देखेंगे कि प्रदेश में 18% क्षेत्र ऐसा जिसमें सिंचाई होती है, बाकी 82% जो क्षेत्र है वो वर्षा पर निर्भर रहता है। हिमाचल में 18% ऐसा ही एरिया है जहाँ पर लोग सिंचाई करते हैं नहरों के द्वारा, बाकी 82% जो है वर्षा पर ही निर्भर रहता है। बारिश होगी तभी आपकी फसल होगी, अदरवाइज वो फसल जो है खराब हो जाती है, कम होती है। इसलिए सिंचाई जो कार्यक्रम है वो हिमाचल में सबसे पहले जो थे किए गए थे। फिर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा था वो देखेंगे अभी हम कि 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 8% थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। मतलब 1948 में हिमाचल की जो एजुकेशन थी वो सिर्फ 8% लोगों तक ही सीमित थी और महिलाएं तो उसमें बिल्कुल ही जीरो थी। महिलाएं उस टाइम पढ़ाई नहीं करती थी, एजुकेशन नहीं थी पॉसिबल उनके लिए। फिर वर्ष 2001 की जनगणना में साक्षरता दर बढ़कर लगभग 77% हो गई। 2001 की जब जनगणना हुई थी उसमें हमारे हिमाचल की जो एजुकेशन लेवल था वो 8% से बढ़कर 77% हो गया था। वर्ष 1950-51 में सिर्फ 547 शिक्षण संस्थान ही थे। मतलब जब हमारा हिमाचल बनना शुरू हुआ था तो हमारे हिमाचल में सिर्फ 547 ही स्कूल थे। फिर धीरे धीरे जैसे उन्नति हुई शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे वैसे यहाँ के लोग भी एजुकेटेड हुए। वो पॉलिसीज़ थी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ज्ञान विज्ञान समिति, जन जागरण अभियान और सर्व शिक्षा अभियान। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। 1950-51 तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 19 अस्पताल तथा 85 चिकित्सक थे। मतलब जब हमारा हिमाचल बनना शुरू हुआ था तो वहाँ पर सिर्फ 19 हॉस्पिटल ही थे और 85 डॉक्टर ही थे। फिर 2003-4 में 1770 अस्पताल हो गए और 3526 जो थे वो डॉक्टर जो हैं वो हमें मिल चुके थे। उनमें से फिर आता है आपका कि हमारे हिमाचल के मेन हॉस्पिटल कौन से हैं, वो हैं आईजीएमसी शिमला, जिसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो टांडा में है और राजीव गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पपरोला कांगड़ा में है। इसके थ्रू जो है हिमाचल प्रदेश में बीमारियों से बचने के कार्यक्रम थे, जैसे टीबी नियंत्रण, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन, कुष्ठ रोग उन्मूलन, राष्ट्रीय अंधता निवारण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, अनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान और एड्स नियंत्रण आदि कार्यक्रमों ने भी स्वस्थ हिमाचल के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सड़कों से रिलेटेड। तो जब हिमाचल अभी बन रहा था तो उस टाइम जो 288 किलोमीटर सड़कें थी, जिसमें सिर्फ 300 किलोमीटर सड़कें जो थी वो जीप के लिए थी। 2005 तक हमारे प्रदेश में 28,588 किलोमीटर जो थी वो सड़कें बन चुकी थी। फिर उसके बाद जो हमारी ग्राम मंत्री प्रधान सड़क योजना है उसके तहत तो हर गांव में हर घर के पास जो है अब सड़क जो है बन चुकी है। इतना उन्नति अब हिमाचल में हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजली। हिमाचल प्रदेश में लगभग 21,224 मेगावाट विद्युत क्षमता विद्यमान है। 1950-51 में ये लगभग 3,580 किलोवाट पन बिजली होती थी। फिर 98-99 में बढ़कर ये 299.4 मेगावाट पन बिजली उत्पादन हुई।
जो आज भी तेज़ी से तीव्रता हो रही है और ज़्यादा हमारे यहाँ बिजली बन रही है। अब इसमें जो नदियाँ जो हैं सहायक हैं वो हैं गिरी, बिनवा, बस्सी, आंध्रा, भावा, रोंगटोंग, न्युगल, रुक्ती, चमेरा, लारजी, पार्वती, नाथपा, झाकड़ी। तो आपने ये याद रखना है, ये परियोजना है जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, जिसे आप पावर हाउस कहते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट रहा कि जरा सोचो, अगर आपके गांव अथवा घर में बिजली नहीं होती तो आप कैसे पढ़ते, बिना बिजली के हीटर, बल्ब, पंखा, टीवी, ट्यूबलाइट कैसे चलाते। तो अब यहाँ अंडरलाइन कर लें कि बिजली बचत के लिए हिमाचल प्रदेश ने अटल बिजली बचत योजना के अंतर्गत CFL आवंटित किए हैं। CFL आपके वाइट कलर के बल्ब होते हैं जो बहुत कम बिजली खर्च करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजली बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जल। जल न केवल जीवन है अपितु यह हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। जल का वन्य प्राणियों, मानव जीवन तथा समूचे जीवन तंत्र हेतु बहुत आवश्यक है। आपको पता है हमारी शुरुआत जल से ही होती है और पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। खाने के बिना, भोजन के बिना इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना वो एक दिन से भी ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। तो हमारे हिमाचल की जो प्रमुख नदियां वह हैं चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास व यमुना। और ये नदियां कहाँ से बनती हैं? पिघलते ग्लेशियर, हिमनद जिन्हें कहा जाता है, उससे ये नदियां बनती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, हमारा जो ग्लेशियर हैं वो कम होते जा रहे हैं और हम लोगों की ही वजह से जल प्रदूषण जो है वो ज़्यादा हो रहा है, जो एक चिंता का विषय है। जरा सोचें, अगर जल ना हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? यदि आपको प्रदूषित जल मिले तो आप क्या करेंगे? कुछ करें। जल की स्वच्छता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों से ही एक नए युग की शुरुआत होती है। तो हमें जल शुद्धता के बारे में कदम जरूर उठाने चाहिए। और हमारा लास्ट टॉपिक है औद्योगिक विकास। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के पश्चात औद्योगिक विकास के लिए बहुत अनोखे प्रयास हुए हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग। अब लघु एवं कुटीर उद्योग होते हैं छोटे और घरों में किए जाने वाले उद्योग। जो आपने देखा होगा कि हमारे हिमाचल के मैक्सिमम लोग घरों में ही अपने छोटे छोटे काम करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में सीमेंट, दवाइयाँ, पेय पदार्थों व दैनिक उत्पादों की वस्तुओं के उद्योगों की तेजी से स्थापना हुई है। ये कहाँ हैं इनकी फैक्ट्रियाँ? परमाणु, बद्दी, नालागढ़, सोलन, पावंटा साहिब व ऊना। इसमें हिमाचल प्रदेश के कुटीर उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने बहुत ज़्यादा, इसमें हथकरघा व हस्तकला विकास बोर्ड ने औद्योगिक विकास के कई नवीन प्रयास किए हैं। हथकरघा होता है आपका, जिससे आपकी शॉल्स, आपके पट्टू वगैरह बनते हैं, और हस्तकला होती है आपकी पेंटिंग, आपके डिज़ाइन वगैरह जो हैं वो उसमें आते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आपका लेसन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा।